हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में गीतांजलि की पोयम 64 को डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पोयम 1, 7, 33 और 35 को एक कंबाइंड वीडियो में डिस्कस किया है लाइन बाय लाइन। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो सर्च करने में दिक्कत आए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इस वीडियो को पा सकते हैं। दोस्तों, पोएम की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें। वैसे तो आप सब जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं उनके बारे में इस पोएम की शुरुआत करने से पहले। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट, एक फिलोसोफर जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर में, पोएट्री के फॉर्म पे, फिक्शन, ड्रामा और ऐसे लिखकर। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन 1913 अपनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि के लिए। इसके अलावा हर कोई जानता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था भारत का जन गण मन, हमारा नेशनल एंथम। उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है आर्ट में, म्यूज़िक में, फ़िलासफ़ी में और लिटरेचर में। दोस्तों, गीतांजलि ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी, जिसमें 157 पोएम्स थी और टैगोर ने 1912 में उस पोएम्स के कलेक्शन को खुद ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और एक कलेक्शन के बुक्स बनी थी जिसमें 103 पोएम्स थी। इन पोएम को उसी टाइटल के अंडर दोबारा से पब्लिश किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। और गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में, क्योंकि उनकी गीतांजलि एक इंटरनेशनल सक्सेस थी। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। चलिए अब हम उनकी पोएम 64 को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, पोएम 64 फ्रॉम गीतांजलि 13 लाइन से कंसिस्ट करती है, जो रिफ्लेक्ट करता है एक डीप स्पिरिचुअल थीम को। गीतांजलि में बहुत सारी पोएम्स हैं जो फोकस करती है डिवाइन लव और सरेंडर टू गॉड को। पोएम की पहली लाइन में पोएट बोलते हैं, On the slope of desolate river, among tall grasses, I asked her, Maiden, where do you go, shading your lamp with your mantle? इस लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि उनकी मुलाकात एक मेडन से हुई थी, एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात जो कि एक यंग लड़की से हुई थी। मेडन का मतलब होता है यंग लड़की। वो यंग लड़की एक रिवर बैंक के पास, मतलब कि नदी के पास अकेली बैठी हुई थी। स्पीकर ने उस लड़की को ऑब्जर्व करा कि वो लड़की अपने लैम्प को, उस लड़की के पास एक लैम्प है जिसको उसने अपने मेंटल, मतलब कि अपने कपड़े से लैम्प को प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो रोशनी को प्रोटेक्ट कर रही है, रोशनी को गार्ड कर रही है। यहाँ पे स्पीकर सोच रहे हैं कि ये लड़की कहाँ पर जा रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, माई हाउस इज़ ऑल डार्क एंड लोनसम, लैंड मी योर लाइट। यहाँ पे स्पीकर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल नीड को। वो बोल रहे हैं कि जो उनका घर है वो अंधेरे से घिरा हुआ है। स्पीकर मेडन से, उस यंग लड़की से बोलते हैं कि तुम अपनी रोशनी मेरे साथ शेयर कर लो, मुझे उधार दे दो, क्योंकि उन्हें अपना घर जो है वो रोशनी से भरना है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है डिज़ायर ऑफ कंपेनियनशिप को, वार्म को और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन को। She raised her dark eyes for a moment and looked at my face through the dusk. वो लड़की जो मेडन है वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है, स्पीकर की तरफ देखती है। ऐसा लग रहा है कि ये एक कनेक्शन का मूवमेंट है, या ये भी हो सकता है कि वो लड़की जो है हेजिटेट कर रही है कि वो क्या रिस्पॉन्ड दे, क्या रिप्लाई दे।
I have come to the river, she said, to float my lamp on the stream when the daylight wanes in the west. यहाँ पे वो मेडन रिवील करती है अपने पर्पस को। वो बोलती है कि वो रिवर के पास यहाँ पर अपने लैम्प को फ्लोट करवाने लाई थी पानी के ऊपर, क्योंकि अब इवनिंग आ रही है, सूरज ढल चुका है। ये जो एक्ट है फ्लोटिंग लैम्प ऑन द रिवर का, ये चीज़ दिखाती है एक रिचुअल को या फिर एक सिंबॉलिक गेस्चर को कि उसने किसी चीज़ को जाने दिया है, या फिर टाइड को, रिवर को एक ऑफरिंग दे रही है। वो रिचुअल है ये शायद उसका। इन शॉर्ट वो बोल रही है कि ये जो लैम्प है ये तो मैं नदी में बहाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि जो दिन है वो ढल चुका है। I stood alone among tall grasses and watched the timid flame of a lamp uselessly drifting in the tide. अब यहाँ पे स्पीकर अकेला है, अकेले खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि कैसे एक स्मॉल फ्लेम फ्लोट कर रहा है, दूर जा रहा है। बेसिकली जो लैम्प है उस लड़की ने उसे नदी में डाल दिया है और वो लैम्प अब दूर जा रहा है बह के। ये चीज़ डिस्क्राइब कर रही है यूजलेसली को, कि उसने बेकार में ही जो लैम्प है, अच्छा खासा लैम्प है, वो नदी में बहा दिया। उस लैम्प की रोशनी जो है वो वेस्ट जा रही है। पर्सनल नीड को वो लैम्प जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। In the silence of gathering night, I asked her, Maiden, your lights are all lit. Then where do you go with your lamp? दोबारा से जो स्पीकर है उस मेडन से मिलता है। अब जो है रात हो रही है। स्पीकर अब मेडन के पास जाता है और उसे पूछता है कि अब तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। ये जो तुम्हारे हाथ में फिर से जो लैम्प है जो जला हुआ है, अब इसका पर्पस क्या है। ये चीज़ सिंबलाइज कर रही है उस लड़की के, मेडन के रेडीनेस को, एनलाइटमेंट को। लेकिन अभी भी स्पीकर जो है एक उम्मीद में खड़ा हुआ है। माई हाउस इज ऑल डार्क एंड लोनसम, लैंड मी योर लाइट। उसने दोबारा से रिपीटली पूछा है, बोला है कि मेरा जो घर है वो अंधेरे से भरा हुआ है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये एक मेटाफॉर की तरह यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पोएट, अपने इनर एम्प्टीनेस को दिखाने के लिए। She raised her dark eyes on my face and stood for a moment doubtful. वो मेडन, वो लड़की दोबारा से हेजिटेट करती है, डाउट करती है। ये चीज़ सजेस्ट कर रही है कि वो लड़की श्योर नहीं है कि उसे स्पीकर की रिक्वेस्ट फुलफिल करनी चाहिए कि नहीं। आगे मेडन बोलती है, आई हैव कम, शी सेड एट लास्ट, टू डेलीकेट माई लैम्प टू द स्काई। वो मेडन यहाँ पे बोल रही है कि अब मैं अपनी जो लैम्प की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो डेडिकेट करना चाहती हूँ आसमान को। ये चीज़ एक सिंबॉलिक एक्ट ऑफ डिवोशन है जो रिप्रेजेंट करता है एक हायर स्पिरिचुअल गोल को। परहैप्स ये चीज़ डेडिकेट कर रही है कि जो मेडन है कि वो ऐसा कुछ काम कर रही है जो अर्थली रिलिंग के बियॉन्ड है, इंसानों की सोच से परे है। आई स्टूड एंड वॉच हर लाइट यूजलेसली बर्निंग इन द वॉइड। यहाँ पे स्पीकर दोबारा से अकेले खड़े होके देख रहे हैं, ये दोबारा से इस लैम्प की रोशनी को वेस्ट कर रही है। दोबारा से ये जो लैम्प है ये बेमतलब में जल रहा है, वो भी इस खुले आसमान के लिए जो कि पूरी तरीके से एम्प्टी है, खाली है। स्पीकर के लिए उस लड़की के जो एक्शंस हैं वो यूजलेस है। स्पीकर को लग रहा है ये जो लैम्प जो है कभी नदी में जी रोशनी दे रही है, कभी आसमान को रोशनी दे रही है, ये सब कुछ यूजलेस है। इसका क्या मोटिव है, क्या ही मिल रहा है उसे इससे। स्पीकर ये सोच रहा है इस सब चीज़ों से कोई भी इमीडिएट पर्सनल नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसको रोशनी की ज़रूरत है, उसकी वो नीड फुलफिल नहीं हो रही है। अब
स्टैंजा 3 में दोबारा से वो दोनों मिलते हैं। अब पहली लाइन है स्टैंजा की, इन द मूनलेस ग्लूम ऑफ मिडनाइट आई आस्क्ड हर, मेडन व्हाट इज योर क्वेस्ट, होल्डिंग द लैम्प नियर योर हार्ट। पहली मुलाकात थी जब शाम हो रही थी, दूसरी मुलाकात थी जब रात हो रही थी, और अब मिडनाइट है, मतलब कि 12 बज रहे होंगे रात के। दोनों फिर से मिलते हैं। मिडनाइट जो है डार्केस्ट टाइम है, सबसे अंधेरा टाइम होता है। स्पीकर जो है दोबारा से मेडन के पास जाता है और पूछता है, जानना चाहता है उसके इस मोटिव को। इतने टाइम से वो सोच रहा है जिसके बारे में जो वो समझना चाहता है। वहाँ पे स्पीकर नोटिस करता है कि वो जो मेडन है उसने वो जो लैंप है अपने दिल के करीब रखा हुआ है, दिल के करीब पकड़ा हुआ है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कुछ पर्सनल और प्रीशियस थिंग को, तो उस लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पीकर आगे बोलता है, माई हाउस इज़ ऑल डार्क एंड लोनसम, लैंड मी योर लाइट। दोबारा से लाइन रिपीट करता है और बोलता है कि मेरा घर अंधेरे से भरा हुआ है, मेरी ज़िंदगी अंधेरे से भरी हुई है, खाली है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी ला दो। वो चाहता है, डेस्परेटली बोल रहा है कि उसे रोशनी की ज़रूरत है ताकि उसकी ज़िंदगी से वो अंधेरा चला जाए। She stopped for a minute and thought and gazed at my face in the dark. दोबारा से वो लड़की पॉज हो जाती है, रुक जाती, कुछ नहीं बोलती और स्पीकर की रिक्वेस्ट के बारे में सोचती है। स्पीकर की तरफ देखती है उस काली अंधेरी रात में और बोलती है, I have brought my light, she said, to join the carnival of lamps. अब जो लड़की ये बोल रही है कि इस बार इस वक्त पे वो मेडन जो है उन लाइट्स को लेकर आई है, उस लैम्प को लेकर आई है ताकि वो एक कार्निवल ऑफ लैम्प को ज्वाइन कर पाए। मतलब कि एक फेस्टिवल हो रहा है लैम्प का जिसमें वो अपने लैम्प को शामिल करना चाहती है। ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये गैदरिंग हो रही है बहुत सारी रोशनी की। ये चीज़ सजेस्ट करती है उसकी अपनी जो लाइट है, की जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो सोच है, उसमें एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी ऑफ सोल्स है और डिवाइन है। मतलब कि वो लड़की लोगों के साथ रहना चाहती है, अपनी कम्युनिटी के सोल्स के साथ, मतलब कि अपने जैसी सोच के लोगों के साथ रहना चाहती है, जहाँ पर उसके विचार, उसके थॉट्स जो हैं वो मैच करें। ऐसी जगह चाहती है जहाँ पे डिवाइन गॉड का जिक्र होता है। आगे पोएट बोलता है, आई स्टूड एंड वॉच्ड हर लिटिल लैम्प यूजलेसली लॉस्ट अमंग लाइट्स। अब स्पीकर जो है बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहा है, क्योंकि अब जो मेडन है उसने अपना लैम्प बाकी लैम्प के साथ वो सेलिब्रेट कर रही है। मतलब कि वो रोशनी को वो बाकी रोशनी के साथ इंक्लूड कर रही है। अगर रोशनी अगर कहीं पे हो और आप वहीं पे रोशनी कर दो तो वो यूज़लेस बन जाता है। तो यहीं पे स्पीकर सोच रहा है कितने यूज़लेस काम कर रही है, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी लाइट है वहाँ पे रोशनी देने का क्या मतलब है। और जहाँ पे अंधेरा है, मतलब कि स्पीकर की ज़िंदगी में, स्पीकर की घर में जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे रोशनी की ज़रूरत है, वहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं है। यहीं पे स्टैंजा ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पे स्पीकर पोएट ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो पोएम है ये रिफ्लेक्ट करती है एक इंडिविजुअल डिज़ायर को और एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस को। इंडिविजुअल डिज़ायर कौन सा हो गया? पोएट का, कि वो अपने घर में, अपनी लाइफ में अंधेरा दूर करने के लिए वो लैम्प चाहता था। लेकिन वो जो लड़की है वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रही है। दोस्तों, अगर आप एमए कर रहे हो या फिर ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है गीतांजलि की पोएम 64, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम की जो ओवरऑल
इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं कि जो स्पीकर है उसकी इंडिविजुअल डिज़ायर थी और जो मेडन है उसका एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस था। स्पीकर रिपीटली उससे रोशनी मांगे जा रहा था अपने लाइफ के अंधेरे को, अपनी लोनलीनेस को दूर करने में। लेकिन जो मेडन की जर्नी थी, उस लड़की की जो जर्नी थी लैम्प के साथ, वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट स्टेजेस को जहाँ पे वो डिवोटेड है। जैसे कि पहले उसने जो लैम्प है वो रिवर में फ्लोट कर दिया, उसके बाद स्काई को डेडिकेट किया और उसके बाद उसने जॉइन किया एक ग्रैंड कार्निवल ऑफ लैम्प्स। इस पोयम में जो स्पीकर है वो समझ नहीं पाता है कि जो लड़की है उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या स्पिरिचुअल गोल्स हैं। उसके एक्शंस को वो यूजलेस बताता है बार बार, जस्ट बिकॉज कि उस लड़की के एक्शंस जो है स्पीकर के गोल्स को, स्पीकर की इच्छाओं को फुलफिल नहीं कर रहे थे। इस वजह से वो उस लड़की के एक्शंस को यूजलेस बता देता है। यहाँ पे उस लड़की का जो लैम्प है वो सिंबलाइज करता है एक स्पिरिचुअल लाइट को, एक ऑफरिंग को, एक प्रेयर को, एक डिवोशन को, जो कि वो डिवाइन पावर, गॉड के साथ कनेक्ट करने का एक ज़रिया है। लेकिन ये बात स्पीकर के समझ के बाहर थी। यहाँ पे जो फाइनल इमेज है लैम्प की, लैम्प बीन लॉस्ट अमंग मैनी लाइट्स, ये लाइन सजेस्ट करती है कि उस लड़की की जो लाइट थी वो छोटी सी थी, एक छोटा सा लैम्प था, एक छोटी सी इच्छा थी, लेकिन वो एक बड़ी स्पिरिचुअल कम्युनिटी का, एक डिवाइन पर्पस का भाग बनी। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से बनता है सागर। ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये तो बहुत ही छोटा सा पर्पस है, ये मैं क्यों करूं, लेकिन अगर आप वो पर्पस करते हो, वो पर्पस, वो वर्क करते हो और आपके जैसे कुछ लोग हैं, आप उनसे जुड़ते हो, उसी कम्युनिटी के लोगों से जुड़ते हो, तो वो पर्पस बड़ा अपने आप बन जाता है। जब आप लोगों के बारे में सोचते हो, एक पूरी दुनिया, एक कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हो आप। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गीतांजलि की पोयम 77, 93, 103 और 86 को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू।